नमस्कार बच्चों, विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज तक की ऑनलाइन कक्षाओं में हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय में भौतिक राशियों का परिचय, मात्रक और विमा का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बेसिक पार्ट के अंदर 2-4 भौतिक राशियां अन्य शेष रही हैं। आज की कक्षा में हम उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली भौतिक राशि है शक्ति। सामान्यतः शक्ति का नाम सभी बच्चों ने सुन रखा है। शक्ति जो होती है वो किसी भी उपकरण या किसी भी मानव के लिए, किसी मनुष्य के लिए या किसी भी उपकरण के लिए हम शक्ति भौतिक राशि को परिभाषित कर सकते हैं। और शक्ति को जो इंग्लिश में उच्चारण होता है वह होता है पावर। तो शक्ति जो भौतिक राशि है उसे हम समझेंगे कैसे। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है या उपकरण है, वो दिए गए कार्य को कितने समय में पूरा कर रहा है, वह उसकी शक्ति या पावर कहलाएगी। जैसे एक व्यक्ति एक कार्य को आधे घंटे में पूरा करता है और वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 1 घंटे में पूरा करता है। इसका मतलब जो पहले वाला व्यक्ति है उसकी शक्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि वह उस कार्य को आधे घंटे में पूरा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में। इसका मतलब जो व्यक्ति है या जो उपकरण है, जो दिया गया कार्य है वो कितने समय में पूरा कर रहा है, वह उस उपकरण की या व्यक्ति की क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। तो शक्ति का जो नॉर्मल फॉर्मूला होगा वह क्या होगा, P = W/T। यहाँ पे W क्या है, कार्य, और T क्या चीज़ है, समय। अर्थात कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कार्य करने की दर वह क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो हमारे पास शक्ति की परिभाषा हो गई, शक्ति का सूत्र हो गया। अब यदि हम देखें ये सदिश है या अदिश, तो शक्ति कार्य पर डिपेंड कर रही है और हमने पिछली कक्षा में देखा था कि कार्य एक अदिश राशि है। अर्थात शक्ति भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक क्या होगा, कार्य का जो मात्रक है वह होता है जूल और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अर्थात जूल प्रति जो सेकंड है वह शक्ति का क्या हो जाएगा, मात्रक। और यदि इसका ऐसा ही मात्रक देखें तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, शक्ति का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वॉट। तो हमने शक्ति जो भौतिक राशि है उसका सामान्य परिचय देख लिया है। हमारी अगली भौतिक राशि है आवेग। आइए देखते हैं आवेग। जो आवेग भौतिक राशि है इसे इंग्लिश में कहते हैं इंपल्स। देखते हैं आवेग क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका सूत्र लिखता हूं, सूत्र से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आवेग एक प्रकार का बल ही होता है। आवेग एक प्रकार का बल या फोर्स ही होता है। तो इसका जो नोटेशन होता है इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, I फॉर इम्पल्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है F × ΔT। F × ΔT। यहाँ पे F तो है एक बल और ΔT क्या है, समयांतराल। समयांतराल अर्थात जो किसी वस्तु पर लगाया गया बल है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल यदि दिए गए समयांतराल के लिए लगाया गया है तो वह भौतिक राशि आवेग कहलाएगी। तो यदि मैं देखूं इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक होगा न्यूटन और डेल्टा टी समयांतराल का होता है सेकंड। अर्थात न्यूटन इंटू सेकंड आपके आवेग का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा।
जबकि इसका फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। अर्थात आवेग एक प्रकार का बल ही है जो दिए गए निश्चित समयांतराल के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले देख लेते हैं ये सदिश है कि अदिश है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका एक उदाहरण लें तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब एक खिलाड़ी एक गेंद को कैच करता है, इसे मान लेते हैं कोई क्रिकेटर है, वो अपने बैट से किसी बॉल को मार रहा है और जब खिलाड़ी उस गेंद को कैच करेगा तो कैच करते वक्त समय वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की ओर खिसकाता है। अगर आती हुई गेंद को वो सीधे ही हाथ को स्थिर रखते हुए कैच करे तो उसके चोट लग सकती है। अर्थात खिलाड़ी के चोट ना लगे इसके लिए वह क्या करता है, अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की ओर क्या करता है, बॉल के साथ में गति करवाता है, जिससे उसको चोट नहीं लगती। उस स्थिति में हमें आवेग को परिभाषित कर सकते हैं या उस स्थिति में आवेग परिभाषित किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें कैसे होगा। जो आवेग भौतिक राशि है वह बल और समयांतराल पर डिपेंड कर रही है। आवेग जो भौतिक राशि है वह बल और समयांतराल पर डिपेंड कर रही है। अर्थात यदि खिलाड़ी अपने हाथ से गेंद को कैच करते हुए समयांतराल को बढ़ा लेवे तो उसी अनुपात में आपका जो बल है, अर्थात जो लगने वाली चोट है बॉल के द्वारा हाथ पर, वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आवेग दो भौतिक राशियों का क्या है, गुणनफल है। अब इसको आपको समझने के लिए एक एग्जांपल और लेना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं यहाँ पर 10 है, 10 बराबर है 5 गुणा 2। यहाँ पर 10 तो मान लीजिए आवेग है, 5 मान लीजिए बल है और 2 यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 बराबर 2 इंटू 5। अर्थात यदि मैं मेरे प्रयोग में डेल्टा टी का मान 2 से 5 कर दूं तो उसी अनुपात में मेरे पास जो बल का मान है वो क्या हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य भी यही रहेगा गेंद को कैच करते समय कि लगने वाला जो चोट है या जो बल है वह क्या लगे, कम लगे, ताकि खिलाड़ी क्या रहे, सुरक्षित रहे। अर्थात उस स्थिति में हम आवेग को परिभाषित कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और भी है। यदि ऊंचाई से कोई व्यक्ति नीचे गिरता है, एक तो वह नॉर्मल फर्श पर गिरता है और वह मिट्टी में गिरता है, तो उस स्थिति में उसके चोट कहाँ लगेगी, किस स्थिति में चोट ज़्यादा लगेगी। यदि आपका व्यक्ति ऊंचाई से गिरता है, वह नॉर्मल फर्श पर गिरता है, तो उसके लिए जो समयांतराल है वो कम होगा। जब वो उसको स्पर्श करेगा तो स्पर्श करने के लिए जो समयांतराल होगा वो कम होगा, तो उसी अनुपात में जो बल होगा उसके ऊपर चोट ज़्यादा लगेगी। लेकिन यदि जो आपका व्यक्ति किसी रेतीली सतह पर गिरता है तो वह थोड़ा सा उसके अंदर जाएगा, धंसेगा थोड़ा सा, तो उस स्थिति में इसका समयांतराल बढ़ जाएगा, तो उसी अनुपात में उसको लगने वाली जो बल है या जो चोट है वो क्या लगेगी, कम लगेगी। अर्थात आवेग के इन दो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। आवेग एक प्रकार का बल ही है, ऐसा बल जो कुछ समयांतराल के लिए लगे। यह एक अदिश राशि है, यह इसका मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड। आइए अगली भौतिक राशि लेते हैं। हमारे पास जो अगली भौतिक राशि है वह है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। दोनों साथ में पढ़ेंगे, आपने छोटी कक्षा में पढ़ रखा है तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। जो तरंग दैर्ध्य होती है उसे हम कहते हैं लैम्डा, इसका नोटेशन होता है लैम्डा, और इसका होता है आवृत्ति। आवृत्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल एफ, फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली हम छोटी कक्षाओं के हिसाब से ही देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक तरंग की स्ट्रक्चर है, ये हम तरंग के लिए ही देखेंगे। तरंग के लिए इसका नोटेशन अपन चेंज कर देंगे, इसका नोटेशन दे देंगे न्यू, इसको बोलते हैं न्यू, और इसको बोलेंगे हम लैम्डा। पहले समझते हैं, देखते हैं क्या है। इसे मान लेते हैं ये आपके पास तरंग की एक स्ट्रक्चर है। इस तरंग की स्ट्रक्चर में जो आपके ये जो
पॉइंट हैं इनको हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। या इनको एक नाम और दिया गया है श्रृंग। और ये जो वाले पॉइंट है इनको हम कहते हैं गर्त। तो किसी भी तरंग की स्ट्रक्चर में ये दो शीर्ष हैं या ये दो जो गर्त हैं, इन दोनों के जो मध्य की डिस्टेंस है यह होती है लैम्डा। इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। अब ये जो लैम्डा और जो इसकी आवृत्ति है ये किसी भी तरंग की स्ट्रक्चर को या उसके गुणों को क्या करेंगे, आगे डिस्क्राइब करेंगे। वो आगे की बात है, हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं अभी परिचय के तौर पर। तो किसी भी तरंग की स्ट्रक्चर में तरंग के लिए दो श्रृंगों या दो शीर्षों या दो गर्तों के जो मध्य की दूरी है उसे हम कहेंगे लैम्डा। तो यह एक प्रकार से दूरी है, अर्थात दूरी का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। अर्थात तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। इसको मीटर में क्या करेंगे? मेजर करेंगे। अगर हम इसकी वीमा देखें तो वीमा के लिए आपको बताया हुआ है, अगर ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ पे m, l एंड t, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, केवल लंबाई या लेंथ है, तो पावर कितनी लगा देंगे? L1। तो तरंग दैर्ध्य आपको समझ में आ गया होगा। दो श्रृंग और दो गर्तों के मध्य की दूरी मीटर इसका मात्रक होगा, यह उसकी क्या हो जाएगी? वीमा। अगर आवृत्ति देखें, आवृत्ति क्या चीज़ है? तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि दिए गए समय में आपके कितने चक्कर कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे ये तरंग का एक चक्कर है, ये दो चक्कर हैं, तीन चक्कर हैं, इस हिसाब से हम इसे समझ सकते हैं कि आपकी तरंग के लिए एक सेकंड में या दिए गए समय में कितने चक्कर या कंप्लीट हो रहे हैं, ये उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। तो यदि इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा? चक्कर की संख्या बटा समय। चक्कर की संख्या बटा समय। अब आपको पता है संख्या है, तो संख्या के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं आवृत्ति। संख्या के लिए तो कोई नंबर आएगा, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता, तो यहां पर मैं ओनली एक लगा दूंगा। और यहां पर समय है तो समय के लिए क्या हो जाएगा? सेकंड। अर्थात एक बटा जो सेकंड है या यहां पर लिख सकते हैं हम 1/t। 1/t जो 1/सेकंड है यह आवृत्ति का क्या हो जाएगा? मात्रक। और यदि हम इससे इसकी वीमा निकालें तो वीमा के अंदर केवल टाइम का पद आएगा, और टाइम का पद जब ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो यहाँ पर इसकी वीमा मैं लिख देता हूँ m, l और t। द्रव्यमान 0, l 0 और टाइम की पावर -1। तो हमने आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में रिलेशन देखा, दोनों एक ही चीज़ से संबंधित हैं, दोनों के मात्रक देखे, दोनों का सूत्र देखा और उनका विमीय सूत्र देखा। अब यहां पर हम दोनों को रिलेट ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी उसकी आवृत्ति उतनी अधिक होगी। अर्थात आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसे हम समझने के लिए यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब तरंग की स्ट्रक्चर ऐसे कर देते हैं, इस अगर हम इतने समयांतराल में देखें तो आपके लगभग 1 और 2 चक्कर पूरे हो रहे थे। इतने समयांतराल में 2 चक्कर पूरे हो रहे थे, अर्थात इसकी तरंग दैर्ध्य तो अधिक है और जो चक्रों की संख्या है वह क्या है? 2। अब यदि इस अंतराल में देखें तो तरंग दैर्ध्य तो हमारी लैम्डा तो क्या होगी? 2 श्रृंगों के बीच की दूरी तो क्या होगी? कम होगी। लेकिन इस समयांतराल में आप देख रहे हैं चक्रों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है लगभग। अर्थात तरंग दैर्ध्य अधिक है तो चक्रों की संख्या कम है, जब तरंग दैर्ध्य कम है तो चक्रों की संख्या क्या है? ज़्यादा। अर्थात आप लिख सकते हैं कि जो आपकी लैम्डा है वह आवृत्ति के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस संबंध को आप नोट कर सकते हैं। जो आपकी तरंग दैर्ध्य है वह आवृत्ति के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। आइए अगली भौतिक राशि को देखते हैं। अगली भौतिक राशियां प्रत्यास्थता से संबंधित हैं। प्रत्यास्थता
देखिए, प्रत्यास्थता को इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी देखिए क्या है ये। सामान्यतः जीवन में हम देखते हैं, दैनिक दिनचर्या में हमारे पास एक रबड़ बैंड है। एक रबड़ बैंड है और वो इतना लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा। जैसे जैसे मैं उस रबड़ बैंड को खींचूंगा तो क्या होगा, उसकी लंबाई तो बढ़ती जाएगी और उसकी जो चौड़ाई है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब मैं उसको खींचता जाऊंगा और बाद में उसको मैं छोड़ता हूं तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इसी गुण को कहते हैं इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। अर्थात किसी भी वस्तु का वह गुण जिसमें यदि आप किसी वस्तु पर क्या करते हो, बल आरोपित करते हो, तो बल आरोपित करने से वस्तु के अंदर क्या होगा, विस्तार होगा, अर्थात उसके अंदर विकृति आएगी। और जैसे जैसे आप बल का मान बढ़ाते जाएंगे उसकी जो विकृति है वो बढ़ती जाएगी। और यदि आप अपने बल का मान शून्य कर दें तो वस्तु अपनी यदि प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो हम कहेंगे कि वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान है। और यदि आप अपने बल को बढ़ाते ही जाएंगे तो प्रत्यास्थता की लिमिट या सीमा के क्रॉस करने के बाद में वो वस्तु टूट जाएगी, भंगुरता को प्रदर्शित करेगी या किसी दूसरे रूप को प्राप्त कर लेगी। तो ये हम दैनिक दिनचर्या में देखते हैं कि प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी क्या है। किसी भी वस्तु का या पदार्थ का वह गुण जिसमें वह बल आरोपित करने पर अपने अंदर विकृति को उत्पन्न करती है, और जब बाहरी बल का मान शून्य कर दिया जाए तो वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः लौट आए, तो वह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। तो इस प्रत्यास्थता के टॉपिक में हमारे पास दो भौतिक राशियां हैं। इन्हें हम चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे, अभी सामान्य चर्चाएं हैं। एक तो है प्रतिबल और एक है विकृति। इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक वस्तु है और इस वस्तु पर आप एक बल लगाते हो दोनों तरफ से। जब किसी वस्तु पर आप बल लगाओगे तो ये वस्तु मान लेते हैं इतनी लंबी हो जाती है, अर्थात इसकी लंबाई में तो क्या हो गया, बढ़ोतरी, और इसकी चौड़ाई में क्या होगी, कमी, अर्थात इसमें क्या आ गई है, विकृति आ गई है। तो कहने का मतलब है जब इस अवस्था में मैं इस वस्तु पर लगने वाले बल का मान 0 कर दूंगा तो यह वस्तु वापस अपनी यदि प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो इस गुण को मैं क्या कहूंगा, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। अब इस कंडीशन में प्रतिबल क्या है, वास्तव में क्या होता है, जब वस्तु पर बल का मान 0 किया जाता है तो वस्तु के अंदर जो अंतराण्विक व अंतर परमाणविक बल है, जो दो अणुओं और दो परमाणुओं के बीच में लगते हैं, वही उसको साम्यावस्था में लाने के लिए क्या करता है, प्रयासरत होता है। तो जब हमारा बाहरी बल इधर होता है तो पदार्थ के अंदर भीतर की ओर एक प्रतिक्रियात्मक बल लगता है, एंटी फोर्स लगता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। समझ में आपको आ गया होगा कि हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है उसकी विपरीत दिशा में पदार्थ के भीतर अंतर आणविक और अंतर परमाणविक बल जो लगेगा, जो इस बल के क्या करेगा, विरोध में लगेगा, वही इस वस्तु को क्या करेगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाके आएगा, प्रत्यास्थता के गुण को प्रदर्शित करेगा, वही क्या होगा, प्रतिबल होगा। तो यह हमारा क्या है, प्रतिबल। अब ये जो प्रतिबल है ये किसी एक क्षेत्रफल पर लगेगा, जैसे मान लेते हैं इस क्षेत्रफल पर लग रहा है, एक छोटे से टुकड़े पर। तो यहां पर जो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है वह एक प्रकार का बल ही है। कौन सा बल है, प्रतिक्रियात्मक बल। और किस पर लग रहा है, क्षेत्रफल पर, और वो क्षेत्रफल हमारे पदार्थ का ही होगा। तो हमारे पास प्रतिबल का फॉर्मूला होगा प्रतिक्रियात्मक बल विपरीत दिशा में बटा एरिया। और यदि इसका मैं मात्रक निकालूं तो बल का मात्रक कितना हो जाएगा, न्यूटन, और एरिया का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आप घर पर होमवर्क में आप इसकी विमा निकाल सकते हैं, क्योंकि जो दाब का सूत्र बना है वही हमारे पास किसका बन चुका है, प्रतिबल का बन चुका है, और हम पिछली कक्षा में इसको कंसल्ट कर चुके हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे प्रतिबल का क्या हो जाएगा, मात्रक। और यह एक प्रकार की अदिश राशि होगी, जैसे दाब एक अदिश राशि थी। इसमें हम विकृति को भी समझ सकते हैं। विकृति में क्या था कि हमारे पास वस्तु का आकार पहले इतना था और बाद में कितना हो गया, इतना हो गया। अर्थात वस्तु की आकार या आकृति में परिवर्तन होना, जब उसके ऊपर क्या लगाया जाए, बल लगाया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकृति। प्रतिबल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस और विकृति को बोलते हैं स्ट्रेन।
विकृति को कहेंगे स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन। यदि मैं विकृति का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो विकृति का फॉर्मूला कैसे बनेगा? लंबाई में परिवर्तन, या जो भी, अगर मान लेते हैं लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो लेंथ लेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो एरिया लेंगे, और वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है तो वॉल्यूम वी लेंगे। तो यदि मैं यहाँ पर नॉर्मली लेंथ के लिए बात करूँ तो यदि पहले इसकी प्रारंभिक लंबाई L है और बाद में लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L बटा प्रारंभिक लंबाई। परिवर्तन तो ऐसे ही देखा जाएगा। मान लेते हैं ये पहले 10 सेंटीमीटर थी, बाद में 20 सेंटीमीटर हो गई, तो चेंज कितने का हुआ? 10 का। डेल्टा L कितना हुआ? 10। और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? 10। 10 बटा 10 के हिसाब से इसकी क्या आ जाएगी? विकृति आ जाएगी। अर्थात लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई है, इसका अनुपात ये क्या कहलाएगा? विकृति। या नॉर्मल शब्दों में इसको यदि परिभाषित करेंगे तो ऐसे करेंगे, विरूपक बल लगाने पर, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या कहलाएगा? आपकी विकृति कहलाएगी। तो इस हिसाब से यदि इसका मात्रक हो तो मात्रक क्या होगा? लंबाई वाला जो पद है इसका मात्रक हम जानते हैं कितना होता है? मीटर, और इसका मात्रक में क्या होता है? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन के रूप में पूछ सकते हैं कि विकृति कैसी भौतिक राशि है? तो विकृति एक मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है। मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है। और आप इसको देखेंगे तो यह भी एक अदिश राशि होगी और यह भी एक अदिश राशि होगी। तो आज की क्लास में हमने प्रत्यास्था को पढ़ा, स्ट्रेस को पढ़ा, स्ट्रेन को पढ़ा। इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। शक्ति को पढ़ा, आवेग को पढ़ा। तो आपका आज का होमवर्क क्या होगा कि आज तक की पिछली जो 3-4 क्लासेस हैं उनमें हमने कम से कम बहुत सारी भौतिक राशियों को परिभाषा पढ़ी है, उनके मात्रक और विमा पढ़े हैं। तो आज आप क्या करेंगे? इनका एक चार्ट बनाएंगे भौतिक राशियों का। एक चार्ट बना के यहाँ पर क्या करेंगे? उनका सिंबल लिखेंगे, यहाँ पर उनका फॉर्मूला लिखेंगे, और फार्मूला के बाद में उनका मात्रक, और मात्रक के बाद में उनकी विमा। 25-30 जो भौतिक राशि हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ी हैं, तो उनका एक चार्ट आप घर पे बनाएं, और आगे के जो चैप्टर हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं, उन्हें हम आगे कंसल्ट करेंगे।